हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं वो है टिश्यू, क्योंकि जो सेल वाला टॉपिक है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद सेल्स मिल करके जो चीज़ बनाती हैं वो होता है टिश्यू। तो अब अगला टॉपिक हम लोग टिश्यू का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टिश्यू क्या होते हैं और किस तरह से ये सेल से डिफ़र करते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टिश्यू की, तो टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि जो टिश्यू है वो एक जैसी सेल्स का बना हुआ एक ग्रुप होता है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेल्स में बताया था कि सेल्स क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी सेल्स वो छोटी इकाई है जिससे मिलकर के हमारी बॉडी बनी। लेकिन सभी सेल्स एक जैसी नहीं होती हैं, ना ही फंक्शन में और ना ही स्ट्रक्चर में। तो जब एक जैसी काफ़ी सारी सेल्स मिलकर के इकट्ठा होंगी तो वो उसको हम टिश्यू बोलेंगे। और फिर वही सारे मल्टीपल टिश्यूज़ मिल करके जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो हम उसको ऑर्गन बोलेंगे। यानी सेल्स टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, और जब कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक जगह इकट्ठा होंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि जब भी हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं या किसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में माइक्रोस्कोप में देखेंगे टिश्यूज़ को, या अभी भी जो हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसको हम स्टडी को क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। जैसे साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल्स, उसी तरह हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। तो ये हमारे जो टिश्यूज़ हैं बॉडीज़ में प्रेजेंट हैं एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, यानी हम इनको नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इनको हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मली कई सारी इसके क्लासिफिकेशंस हैं। एक जैसे मैंने अभी आपको बताया टिश्यूज़ नहीं होते हैं, टिश्यूज़ आर वेरी डिफरेंट। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं उनको हम सभी को पढ़ेंगे, और उनके जो सब क्लासिफिकेशंस हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो टिश्यूज़ को मेनली 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर और उनके फंक्शंस के बिहाफ पर। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ की। एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यू। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी। यहाँ पर आपको इमेजेस भी दिख रही होंगी कि कौन कौन से टाइप्स हैं और किस टाइप के वो शो होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ आर द शीट ऑफ द टिश्यू क्लोजली पैक्ड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूरी शीट टाइप के रहेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा डेंस नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं होंगे, सुपरफिशियल टाइप के रहेंगे। और वो क्या, ज़्यादातर लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होंगी। अब चाहे तो वो लाइनिंग्स आपके आउटर बॉडी की हों, चाहे वो आपकी इनर बॉडी की लाइनिंग्स हों, उन पे वो प्रेजेंट रहते हैं हमेशा, ठीक है। और यही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी हुई है कि ये लाइनिंग करता है इंटरनल ऑर्गन्स की, बॉडी कैविटीज़ की, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, एंड अपर बॉडी की जो स्किन है उसकी भी लाइनिंग करता है। यानी जो हमारे स्किन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है, स्किन जिस टिश्यूज़ से मिलकर के बनी है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ ही होते हैं। अगर हम बात करें कि ये क्या काम करते हैं, किस टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो ये मेनली
एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर यूज़ होते हैं, चाहे वो ऑर्गन्स के ऊपर हों, चाहे वो जो है, तो ये मेनली प्रोटेक्टिव बैरियर तो दे ही रहे हैं। इसके अलावा इनके और भी कई सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं, लाइक एब्जॉर्प्शन के जितने भी फंक्शन बॉडी में होंगे, लाइक इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू ही करेगा। सिक्रीशन है, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन और सेंसेशन, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके के जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी ऑर्गन्स ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उन ऑर्गन्स में हमेशा एपिथेलियल टिश्यूज़ ही प्रेजेंट होंगी या फिर उनकी लाइनिंग होगी, या तो टिश्यू प्रेजेंट होगा या तो वहाँ पर इसकी लाइनिंग प्रेजेंट होगी। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होंगी। इंटर सेलुलर जो मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है तो उसके पास जो है इतना स्पेस नहीं है कि खूब ढेर सारा मैट्रिक्स वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, और ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है, यानी लाइक एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, उस पे लाइन से एक लेयर शीट ऑफ द टिश्यूज़, एक ही लेयर में वो सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस टिश्यूज़ के अंदर ना तो कोई ब्लड वेसल होती है और ना ही कोई ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन इसको चाहिए होता है, क्योंकि है तो ये अलाइव ही, ये कोई डेड टिश्यू नहीं है, ये अलाइव है, और इसमें अगर ब्लड प्रेजेंट नहीं है, ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? वो मिलेगा डिफ्यूज़न के फॉर्म में, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ऊपर ये होगा। कनेक्टिव टिश्यू में तो ब्लड वेसल प्रेजेंट ही होंगी, ब्लड भी फ्लो करेगा वहाँ पर, तो इस वजह से ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो न्यूट्रिशन लाएगा वो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर के एपिथेलियल टिश्यूज़ को भी प्रोवाइड हो जाएगा। ये हाईली रीजनरेटिव होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्किन में जब भी कभी चोट लग जाती है या स्किन में बर्न हो जाता है, तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर रीजनरेट होकर के वहाँ फिर और ज़्यादा टिश्यूज़ वहाँ पर आ जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे और उस घाव को भर देंगे, फुलफ़िल कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का भी काम हो रहा है कि ये बहुत ही जल्दी रीजनरेट। अब दूसरे की कंपैरिजन अगर करके इसके साथ में देखें, मस्कुलर है या कनेक्टिव है, तो उतने रीजनरेटिव पावर उसके पास नहीं होगा जितना कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के पास में होगा। कई एपिथेलियल टिश्यूज़ के पास माइक्रोविलाई या फिर सिलियाज भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे टिश्यूज़ भी हैं जहाँ पर माइक्रोविलाई एंड सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबके पास नहीं है। अब जैसे कॉलमनर पढ़ेंगे, कॉलमनर में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होगी, उसके पास सिलिया होंगे, बट स्क्वैमस की बात करेंगे वहाँ नहीं होगी। अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें सेल्स आर कनेक्टेड बाय टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन। अब क्योंकि इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से इनके जो गैप जंक्शन हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो उन मल्टीपल्स को भी बांटने के लिए मेनली दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है सिंपल एंड दूसरा है स्ट्रैटिफाइड। सिंपल और स्ट्रैटिफाइड में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये चीज़ समझ लेते हैं। जो सिंपल टिश्यूज़ होंगे वो एक सिंगल लेयर से बने होंगे। ठीक है, उसमें कोई भी डबल या मल्टीपल लेयर नहीं होगी, एक सिंगल टिश्यूज से बना हुआ रहेगा। दूसरा, अगर हम बात करें
स्क्वैमस ट्रांजिशनल एपिथेलियम या फिर जो मल्टीपल लेयर से बनी हुई रहेगी, तो उसमें क्या है, कई सारे लेयर होंगे और वो एक के ऊपर एक अरेंज्ड होंगे। वो भी हम आगे के अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपिथेलियम में जो सिंपल वाली है उसको भी कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी सिंपल एपिथेलियल के भी कई सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? ये एक ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि बहुत ही चपटे टाइप की दिखाई देंगे, फ्लैट एकदम, है ना। इसकी जो सेल्स होंगी वो एकदम फ्लैट होंगी और वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर चपटे टाइप के सेल्स की प्रेजेंट होगी, बस इतना ही होगा। इसका क्या फ़ायदा है चपटे होने का? तो ये एक रैपिड डिफ्यूज़न प्रोवाइड करती है, यानी जब भी डिफ्यूज़न होना होगा तो बहुत ही तेज़ी के साथ होगा। फिल्ट्रेशन भी इसमें जब भी होगा तो फिल्ट्रेशन बहुत ही जो है स्मूथली होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर है। तो लोकेशन कहाँ पे होगी इसकी? लोकेशन आपको हर एक टिश्यू की याद होनी चाहिए। हर एक टिश्यू की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है और उसकी लोकेशन, मेनली आपको यही दो चीज़ें पढ़नी होती है। उसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिफ्यूज़न हो रहा है और फिल्ट्रेशन, तो लोकेशन भी आपको समझ लेना होगा कि इसकी लोकेशन भी वही होगी जहाँ डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन हो रहा होगा। तो डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होता है लंग्स में, और लंग्स में भी एल्वियोलाई में। तो जो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की सप्लाई है वो कहाँ पे होगी? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट, बोमिन कैप्सूल। बोमिन कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? किडनीज़ के अंदर। किडनी के अंदर वो यूरिन को बनाते हैं, यानी कि वो फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये स्क्वैमस ही एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी। हार्ट की जो एंडोकार्डियम लेयर होती है, क्योंकि हार्ट की बेसिकली 3 लेयर होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो जिसमें जो एंडोकार्डियम होगी वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होगी। काम क्या होगा? अभी ऊपर ही मैंने बताया, डिफ्यूज़न, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस एंड लुब्रिकेशन का काम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हमेशा परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, द वेरी फर्स्ट टिश्यू, उसी का एक टाइप था सिंपल एपिथेलियम, जिसके अंदर हम लोगों ने पहला पढ़ा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, इसी का नेक्स्ट टाइप है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल क्या है? जैसे स्क्वैमस मैंने आपको बताया था वो फ्लैट होते हैं, चपटे टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। और क्यूबॉइडल इसके नाम से पता चल रहा होगा, वो क्यूब टाइप के होंगे। क्यूब यानी थोड़ा सा चौकोर टाइप के होंगे। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये भी प्रेजेंट होंगे। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जिसके ऊपर क्यूब शेप के टिश्यूज़ रखे हुए रहेंगे, लेकिन होंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर में, इसीलिए इसको सिंपल एपिथेलियम के अंदर में काउंट किया जा रहा है। लोकेशन इसकी कहाँ कहाँ होगी? लोकेशन इसकी किडनी ट्यूब्यूल्स में होगी, थायराइड फॉलिकल्स में होगी, ग्लैंड्स की डक्ट में होगी एंड ओवरीज में होगी, ठीक है। तो इसकी लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा वास्टली डिवाइडेड है, बहुत ज़्यादा जगह प्रेजेंट होता है, और जो काम ये करता है वो हमेशा सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो किडनी ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? सिक्रीशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसी तरह थायराइड के फॉलिकल्स, यानी जो थायराइड ग्लैंड होगी, अब मैंने ऊपर आपको बताया था ग्लैंड्स में हमेशा एपिथेलियल टिश्यूज़ ही होंगे। तो क्योंकि ग्लैंड्स में जो एपिथेलियम टिश्यू होगी उसका कौन सा टाइप होगा? हमेशा क्यूबॉइडल।
और ये प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो ओवरी में, ग्लैंड्स में, थायराइड फॉलिकल्स में एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाएंगे। सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन करेंगे। और किडनीज ट्यूब्यूल में ये क्या करेंगे, वाटर को एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। सिर्फ वाटर एंड सॉल्ट को ही नहीं, ये बाकी बहुत सी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। एंड जैसे लाइक अमाइनो एसिड, विटामिन, हार्मोन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, इन सभी को एब्जॉर्ब करता है किडनी के ट्यूब्यूल्स। तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा तो एब्जॉर्प्शन का काम कराएगा। तीसरे टाइप का जो एपिथेलियम है वो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अभी हम सिंपल के 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं। थर्ड वन इज़ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ये अलग नहीं है क्यूबॉइडल से, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा कि क्यूबॉइडल में जो टिश्यूज़ थे वो क्यूब शेप के थे, और यहाँ पर जो टिश्यूज़ की सेल्स होंगे वो कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे खम्बे जैसी, वैसे उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ऐसे शेप की सेल्स प्रेजेंट होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में अरेंज्ड होंगी। ये क्या करेगा, गॉबलेट सेल्स एंड माइक्रोविलाई भी इसके पास होंगे, यानी ये खम्बे जैसी सेल्स तो रहेगी लेकिन इसके ऊपर माइक्रोविलाई एंड गॉबलेट सेल्स भी होंगी। मैंने अभी बताया था कुछ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, तो वो कुछ में से यही है। ठीक है, जिसमें आपके लोकेशन की बात करें तो स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में मेनली प्रेजेंट होते हैं। जो इनका फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करना, ये इसके सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके फंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्टमक में होगा, म्यूकस भी सिक्रीट स्टमक करता है, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम जो है बनते हैं स्टमक में मेनली एंड पेनक्रियाज में, तो उन जगहों पर ये पाया जाएगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा और सिक्रीशन कराएगा। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इसका एग्जाम्पल है। लाइक अगर वो एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन एंड ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है, तो इनकी लोकेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। ठीक है, फोर्थ वन इज़ सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और ये भी जैसे अभी हम लोगों ने कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ी जो सिंपल थी, बट ये वाली सिलिएटेड होगी। ठीक है, फ़र्क क्या है, यहाँ पर सिलिया प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर माइक्रोविलाई थे और यहाँ पर हमेशा सिलिया, आप देख पा रहे होंगे इसलिए मैंने शो कर दिया, यहाँ पर हमेशा सिलिया प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, लोकेशन की अगर हम बात करें तो यूटेराइन ट्यूब्स, यूटेरस, स्मॉल ब्रोंकाई, ये सारी चीज़ों में ये प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन थोड़ा अलग है, ये मूवमेंट कराएगा, ना ही ये सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ऐसा कोई भी फंक्शन ये नहीं कराएगा, ये डायरेक्टली मूवमेंट कराने का काम करता है। ठीक है, मूवमेंट इन द सेंस कोई भी चीज़ होगी उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे करेगा। अब जैसे सेल्स की लेयर है, सेल्स की लेयर के ऊपर छोटे छोटे से सिलिया प्रेजेंट है, सिलिया बोले तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हेयर। अब वो हेयर्स हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे दाएं से बाएं कर रहे हैं तो बार बार वो दाएं से बाएं मूव करेंगे, दाएं से बाएं बार बार करेंगे, तो जो चीज़ें दाहिनी तरफ होंगी वो भी उसके साथ साथ मूव करेंगी आगे की तरफ, है ना, यही तो होगा।
तो इसीलिए मूवमेंट कराता है, ये हमेशा मूव कराता है चीज़ों को, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। एंड जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है वो एब्जॉर्प्शन मेनली कराता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जो मूवमेंट होता है मेनली वो होता है आपके ओवम का। ओवम मूवमेंट करके जो है ओवरी से यूट्रस तक आता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज होगा, प्रेगनेंसी अकर होगी। तो जो ओवम वहाँ से चल कर के आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसको तो रास्ता पता नहीं है, ना ही कि ओवम के पास पैर लगे हुए हैं जो पैरों की हेल्प से आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये कैसे आ रहा है, इसको सिलिया क्या कर रही हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो मूव कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ये भी मूव करते हुए आता है। तो यूट्रस में तो ये एग को या ओवम को मूव करा रहा है। ब्रोंकाई की बात करें तो वो स्पुटम को मूव कराता है। जैसे एल्वियोलाई के अंदर आपको जब ज़ुकाम होता है, आपके एल्वियोलाई में म्यूकस बनता है, लेकिन वो म्यूकस एल्वियोलाई में पड़ा रहेगा तो वो आपके लिए एक बेकार चीज़ है, आपके लिए मतलब उतना बेनिफिशियल नहीं है, तो नुकसान कर सकता है वहाँ पर। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि ब्रोंकाई में जो सिलिया होंगे उसको मूव करा करके ऊपर की तरफ लाएंगे, ऊपर तक लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आप उसको बाहर की तरफ निकाल सकें। तो ये ओवम एंड म्यूकस को क्या कराएगा, एक्सक्रीट कराएगा, सिक्रीट कराएगा, मूवमेंट कराएगा। अब इसका एक और टाइप है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। जैसे हम लोगों ने कॉलमनर पढ़े, एक सिंपल कॉलमनर पढ़े, एक सिलिएटेड कॉलमनर पढ़े, एक और टाइप का कॉलमनर होता है जिसका नाम होता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर। अब ये क्या है, ये मल्टी लेयर टाइप का दिखाई देता है, बट ये होता सिंगल लेयर है। तो देखो, अगर ये मल्टी लेयर होता तो हम इसको सिंपल एपिथेलियम में पढ़ते ही नहीं, हम इसको स्ट्रैटिफाइड में पढ़ते। बट ये सिर्फ दिखता है, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो ये दिखता स्ट्रैटिफाइड जैसा है बट होता ये सिंगल एपिथेलियम है। इस वजह से हम इसको कंसीडर क्या कर लेते हैं, सिंपल में ही कंसीडर कर लेते हैं। बट क्योंकि वो दिख रहा है स्ट्रैटिफाइड जैसा तो इसलिए स्यूडो लगाकर स्ट्रैटिफाइड भी बोल देंगे। क्यों ये ऐसा दिखता है हम लोगों को, ये ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि ये लाइन से अरेंज होगी, सिंगल लेयर सेल्स की लाइन से अरेंज होगी, बट एक सेल बड़ी एक सेल छोटी, एक सेल बड़ी एक सेल छोटी, इस तरह से अरेंज होगी। इसका रीज़न ये है, इसका अरेंजमेंट छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा ऐसे अरेंज होता है, जिसकी वजह से हमें लगेगा कि ये 2 लेयर है बट वो होगी एक ही लेयर। अच्छा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। और जो इसके फंक्शन होंगे वो म्यूकस को सिक्रीट कराना इसका मेन काम है, डस्ट को रिमूव कराना इसका काम है। कैसे कराएगा, सिलेरी मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि सिलिया इसके पास भी है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, सिलिएटेड है, सिलिया इसके पास भी रहेंगे बट सिंगल लेयर रहेगी, बस दिखेगी 2 लेयर। तो एक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है 1 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। पहली चीज़ तो 4 टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, जिसमें एपिथेलियल हमने पढ़ा। एपिथेलियल के 2 टाइप हैं, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड, जिसमें हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम और उसके सारे 5 टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के भी कई सारे टाइप्स हैं। ये किस तरह से सिंपल से अलग है, इसमें मल्टीपल लेयर्स पाई जाती हैं। मल्टीपल लेयर्स
यानी कि जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मैंने सिंपल में बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक लेयर सेल्स की बिठाई हुई है। यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स बिठाई रहेंगी, बस इतना ही फ़र्क है, मल्टीपल लेयर्स। पहला स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कीराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये क्या है, ये इसके पास जो है मल्टी लेयर होगा, सरफेस लेयर होगा, बट ये कीराटिनाइज्ड। कीराटिन क्या होता है पहले ये समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कीराटिनाइज्ड क्या होता है। कीराटिन इज़ अ प्रोटीन। जैसे आपके हेयर्स में आपने सुना होगा लोगों को कि हम केराटिन ट्रीटमेंट कराएंगे अपने हेयर्स में। आपने देखा कि उन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट कराया तो उनके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया, है ना। तो केराटिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन में एंड हमारे हेयर्स में पाई जाती है, सिर्फ स्किन एंड हेयर्स में ही पाई जाती है केराटिन प्रोटीन। इसके लिए क्योंकि इसमें केराटिन प्रोटीन भी होती है इन सेल में, इस वजह से इसको हम कीराटिनाइज्ड बोलते हैं, ठीक है, कीराटिनाइज्ड सेल्स। तो इसकी लोकेशन भी यही है, स्किन एंड हेयर्स। तो बेसिकली ऑल ओवर द स्किन जो एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं वो क्या हैं, कीराटिनाइज्ड टाइप की है। वो स्क्वैमस ही, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया स्क्वैमस पाई जाएगी टिश्यूज़ में, स्किन में तो स्क्वैमस ही पाई जाएगी, बट वो कीराटिनाइज्ड होगी, सिंपल नहीं होगी, ठीक है। तो काम क्या है इसका, इसका काम है प्रोटेक्शन करना, डिहाइड्रेशन से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना, ठीक है। कीराटिनाइज्ड लेयर इन सब वर्क्स को परफॉर्म करती है। अब आगे इसमें और भी मल्टीपल टाइप ऑफ, ये देखो देयर आर 5 टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सिर्फ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा है जो कि कीराटिनाइज्ड है। नॉन कीराटिनाइज्ड भी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सिंपल एपिथेलियम हम लोगों ने आज पढ़ी, जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है उसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे आके। ओके, थैंक यू क्लास, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।